हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको उसके सारे रूल, सारे नियम कानून मालूम होने चाहिए बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग। बिना सारे नियम कानून जाने अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है कई मामलों में। तो वो सारे रूल्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ A to Z में बता दूंगी कि काउंसलिंग कब से कब तक है, पूरा शेड्यूल क्या है, कौन कौन से रूल्स हैं, सिक्योरिटी मनी कितनी लगेंगी, कौन कौन सी काउंसलिंग है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपके सामने रख देने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद अगर आपका कोई नॉर्मल डाउट है तो पहले हम QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप वो डाउट पूछ लीजिए और आप ये समझ लीजिए कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं और कौन सी करानी चाहिए। तब उसके बाद फिर काउंसलिंग का पेमेंट करिए। और काउंसलिंग का पेमेंट डिपेंड्स ऑन काउंसलिंग, डिपेंड्स ऑन कोर्स, अलग अलग है, सो वो हम कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी काउंसलिंग के ऑल रूल्स की। ठीक है, यूपी आयुष काउंसलिंग की बात हो रही है। यूपी आयुष काउंसलिंग, अगर आपको यूपी आयुष के सभी कोर्सेज की कट ऑफ पे वीडियो चाहिए कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट कर देना। और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि यूपी MBBS BDS की कितनी कट ऑफ जाएगी, उसकी प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है, तो प्रेफरेंस फिलिंग पे मैंने वीडियो बनाया है। कट ऑफ पे आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। सो यूपी आयुष काउंसलिंग की बात हो रही है। यूपी आयुष काउंसलिंग के सभी रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डेट जान लीजिए कि काउंसलिंग कब से कब तक होगी। सबसे पहले तो ये जाने कि आयुष का मतलब क्या है। आयुष का मतलब है A फॉर BAMS, Y फॉर होता है BNYS, U फॉर होता है BUMS, S फॉर होता है BSMS एंड H फॉर होता है BHMS। ये मतलब होता है आयुष का। लेकिन अगर हम बात करें कि यूपी में कौन कौन से कोर्सेज के कॉलेज अवेलेबल हैं, तो BNYS की काउंसलिंग के BNYS के कॉलेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन BNYS की काउंसलिंग यहाँ से नहीं होती और BSMS के कॉलेज यूपी में नहीं है। यानी कि टोटल 3 कोर्स में आपको काउंसलिंग देखने को मिलेगा यूपी में। पहला BAMS, दूसरा BUMS और तीसरा BHMS। यही 3 कोर्स में काउंसलिंग यूपी में चलेगी। चाहे आप यूपी के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी स्टेट के बाहर के स्टूडेंट हो, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी ध्यान से देखिए। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ध्यान से देखिए। पहली बात, अगर आप यूपी स्टेट के हो, यूपी स्टेट के हो और आपके पास डोमिसाइल है, तो आप यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है या आप अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट, या फिर किसी वजह से आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आप यूपी के ही हो लेकिन किसी वजह से आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये एलिजिबिलिटी है। प्लस कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उनको ध्यान में रखिएगा कि आप नीट में कम से कम क्वालिफाई होने चाहिए। नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई के लिए जनरल को कम से कम 144 मार्क्स या उससे ज़्यादा आना चाहिए और अदर्स को 113 मार्क्स या उससे ज़्यादा आना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। और 12th में PCB होना ज़रूरी है और परसेंटेज क्राइटेरिया भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेसिक क्राइटेरियाज थे। आगे बात कर लेते हैं। डेट क्या है काउंसलिंग की? डेट, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? रजिस्ट्रेशन मतलब होता है एक आपको फॉर्म भरना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया वो काउंसलिंग करवाई ही और यूपी की ही करवाई, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या करना होता है? आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है और डॉक्यूमेंट्स भरना होता है। डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बता दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग के टाइम, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम, और कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी।
तो रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको देनी होती है सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी यानी कि पैसे देने होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। तो रजिस्ट्रेशन चलेगा आपका 10 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक, इसी बीच आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कि जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपये लगेगी। और अगर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों भरना है या सिर्फ प्राइवेट भरना है, ओनली प्राइवेट, तो उस केस में जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 रुपये लगेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में एक रजिस्ट्रेशन की भी फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस वो लगती है 2,000, चाहे आप गवर्नमेंट भरो या प्राइवेट भरे, और आप किसी भी कैटेगरी के हो सेम फीस लगने वाली है, ठीक है। तो ये फीस की बात हो गई। और रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा? 10 सितंबर से 16 सितंबर तक। इसी बीच आपको डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट भरना है और सिक्योरिटी मनी भी देनी है, ठीक है। पहला काम आपको यही करना है। तो ये काम आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करते हो तो करेक्शन नहीं होता है, करेक्शन नहीं होता है, करेक्शन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट में गलती कर दी, बाकी सब कुछ गलत सही किया, डॉक्यूमेंट में गलती कर दी, तो इसके लिए फिर आपको बहुत भटकना पड़ेगा। एक होता है नोडल सेंटर, नोडल सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। नोडल सेंटर क्या होता है वो भी मैं अभी वीडियो के बीच में ही आपको बताऊंगी। तो डॉक्यूमेंट्स और नोडल सेंटर मैं आपको बता देती हूँ 1 बाय 1। यूपी आयुष काउंसलिंग, और हम बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स यानी कि इस काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और प्लस आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि यूपी आयुष वालों ने स्पेशल नोटिस निकाल रखा है डॉक्यूमेंट के लिए ही कि डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो। और ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए जानना, मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के वक्त गलती हुआ तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा नोडल सेंटर पे, और वहाँ बड़ी दिक्कतों के बाद आपका डॉक्यूमेंट सही होगा। और बिना डॉक्यूमेंट सही हुए ना आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ना आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स ध्यान से समझ लीजिए और सही तरीके से अपलोड करिएगा। दूसरी बात, हम ये भी बात करेंगे कि कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे और कहाँ देने होंगे। कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये नॉर्मल काउंसलिंग्स की तरह सिंपल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जानने ज़रूरी हैं, इनके नियमों में बदलाव है। जो नॉर्मल काउंसलिंग्स में डॉक्यूमेंट लगते हैं वहाँ से चेंज है यहाँ पे कई चीज़ें, तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले कुछ थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। डॉक्यूमेंट जो आप रजिस्ट्रेशन में देते हो, यूपी नीट काउंसलिंग में थोड़ा अलग नियम है। डॉक्यूमेंट्स ये पहले वेरीफाई होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं कि नहीं। वेरीफाई होने के बाद ही चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होती है, और उसके बाद ही आपको सीट मिलती है, उसके बाद ही आपको क्या होती है, सीट मिलती है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रॉन्ग निकल आए, अगर आपके गलत निकल आए, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर पे जाना होता है और वहाँ पे जा करके आपकी ये चीज़ सही होती है। अगर आपने गलती से भी गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया या फिर डायमेंशन सही नहीं किया या ब्लर डाल दिया, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, रॉन्ग हो जाएगा, आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ी समस्या होती है, ठीक है। नोडल सेंटर क्या होता है नहीं मालूम है तो कॉमेंट करो, इस पर वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीज़ तो है रजिस्ट्रेशन के वक्त, ये बात तो ध्यान रखनी होती है रजिस्ट्रेशन के वक्त, रजिस्ट्रेशन के वक्त, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं बताती हूँ। और इसके बाद होती है कॉलेज रिपोर्टिंग। इसके बाद आपको मान लेते हैं कॉलेज मिला, तो कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के वक्त तो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई गड़बड़ हुई ऑनलाइन वेरिफिकेशन में, आपने सही अपलोड नहीं किया, तब आपको नोडल सेंटर पे जाना होता है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ नहीं किया तो वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक सीट ना मिले। पर गड़बड़ करोगे तो जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ता है वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नोडल सेंटर पे जाना पड़ता है, आपको कॉलेज नहीं जाना।
देखिए बाकी सब काउंसलिंग जो होती हैं वहाँ पे आपको कॉलेज पे जाना होता है कि जो कॉलेज मिला वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यूपी आयुष काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला तो आपको नोडल सेंटर पे जाना होगा और यहीं पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और यहीं से क्या होगा, यहीं से आपकी फीस सबमिट भी होगी। फीस सबमिट भी यहीं पे होगी, आपको कॉलेज पे नहीं जाना होता। बहुत सारे लोगों ने गलती की यूपी की एमबीबीएस काउंसलिंग में, वो कॉलेज पे पहुंचे, नोडल सेंटर पे नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से उनका कॉलेज कैंसिल हो गया, हट गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपके नीट यूजी के स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, नीट स्कोर कार्ड, ताकि वो चेक कर सकें कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, ठीक है। और स्कोर कार्ड में ही आपका जो रोल नंबर लगा होता है वो रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड नहीं याद है तो रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है या कोई सब कैटेगरी है, आपकी सब कैटेगरी है, तो वो चीज़ आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका डोमिसाइल भी लगेगा, डोमिसाइल, डोमिसाइल लगेगा। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डोमिसाइल लगेगा। अगर आप सिर्फ प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डोमिसाइल नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और चीज़ लगेगा, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जिस भी आईडी प्रूफ में आपकी फ़ोटो हो वो लगेगा। और इसके साथ साथ आपका एड्रेस, करंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर दो एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस लगेंगे, ठीक है। साथ में आपके मदर का नेम पूछता है तो मदर नेम आप लेकर के बैठना, पूरी तरह से देख करके अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार वो लेकर के बैठिएगा। इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी रजिस्ट्रेशन के वक्त, ठीक है। इसके बाद जब आपको कॉलेज रिपोर्टिंग हो जाएगी तो क्या क्या लगेगा, तो आपका नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद लगेगा आपका 10th 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल लगेंगे सारे, और साथ साथ में इनकी फोटोकॉपी भी लगेगी, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका स्कोर कार्ड लगेगा कि नीट का आपका स्कोर क्या आया हुआ था, यानी कि रिजल्ट जिसे आप कहते हो। इसके बाद आपका लगेगा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के तौर पे आप वही चीज़ जो मैंने बताया आपको, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी ले जा सकते हो जिसमें आपकी फ़ोटो छपी हो, ठीक है। इसके बाद आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका कोई सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी आपका कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा। इसके साथ साथ आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी, फ़ोटोज़ आप 6 से 8 फ़ोटो अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा आपका लगेगा सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करती हूँ ताकि आपको सब कुछ नज़र आए। सीट अलॉटमेंट लेटर, और इसके बाद आपका लगेगा डोमिसाइल। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, प्राइवेट के लिए अप्लाई किया था तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए, उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, उस रजिस्ट्रेशन का भी, और जो आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म भरते वक्त, उस रजिस्ट्रेशन का भी प्रिंट आउट लगेगा, प्लस 2 फोटोकॉपी लगेंगी। और इसके अलावा जो आपने सिक्योरिटी मनी पेमेंट की है उसका भी प्रिंट आउट लगेगा। सिक्योरिटी मनी पेमेंट करके उसकी जो रिसिप्ट आती है उसका भी प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त लगेंगी और ये चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त लगेंगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखिए और इकट्ठा करने के बाद ये सारी चीज़ें आप यूज़ करिए। ये सारे ओरिजिनल लगेंगे प्लस 2 फोटोकॉपी भी लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट समझा दिया,
अब मैं आपको बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चेक करना है 10 तारीख से 18 तारीख के बीच में, सॉरी 11 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में आपको चेक करना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं। और ये चीज़ ऑनलाइन ही होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कोई गलती कर दोगे तो फिर आपको नोडल सेंटर पे जाने का ज़रूरत है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा, और गलती नहीं करते हो तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि फॉर्म सही से भरना, सब कुछ समझ लो फिर भरना। तो रजिस्ट्रेशन का ये पूरा प्रोसेस है जो आपका 10 से 16 सितंबर के बीच में होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं ये 11 से 18 सितंबर के बीच आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 19 तारीख को 19th को आएगी स्टेट की मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में उन लोगों का नाम होगा या उन लोगों का रैंक होगा जिनको, मतलब जो लोग एलिजिबल हैं, मतलब जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, सब कुछ सही टाइम पे किया, जो लोग एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और यही लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, यही लोग को कॉलेज अलॉट होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। तो स्टेट मेरिट लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग का दूसरा नाम होता है प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिलिंग, प्रेफरेंस फिलिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है और प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी 19 सितंबर से और चलेगी आपकी 24 सितंबर तक। 24 सितंबर तक यहाँ तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। और चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग करना। मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग अलग अलग होती है। अगर आपको चॉइस फिलिंग पे वीडियो चाहिए कि मैम एक सजेशन प्रोवाइड कर दो तो आप कमेंट करिएगा, चॉइस फिलिंग पे मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग होनी है। चॉइस फिलिंग बहुत सतर्कता से करना, कट ऑफ को देखते हुए करना, कट ऑफ को देखते हुए करना, वरना कॉलेज अलॉट नहीं होगा आपको। तो ये बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, यानी कि आपको सीट अलॉट हुई या नहीं ये चीज़ पता चलेगा। रिजल्ट, रिजल्ट को ही हम कहते हैं सीट अलॉटमेंट। ये चीज़ आपको मालूम चलेगी 25 तारीख को, यानी कि 25 सितंबर को। और जिनको सीट मिल गई है, जिनको सीट नहीं मिली वो तो जाएंगे राउंड 2 में, और जिनको सीट मिल गई है तो वो चाहे तो राउंड 2 में जा सकते हैं, चाहे तो वहीं पे अपना सीट जो है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके नियम कानून है वो भी समझाऊंगी, लेकिन इतने को आएगा। और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। आपको क्या करनी होगी, रिपोर्टिंग, यानी कि कॉलेज पे जाना होगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज पे नहीं जाना है, आपको जाना है नोडल सेंटर पे। और नोडल सेंटर आपको फॉर्म भरते वक्त सेलेक्ट करना होता है, तो सही से सेलेक्ट करिएगा। नोडल सेंटर जो आपके सबसे करीबी हो वो सेलेक्ट करिएगा। और जो आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग का रहेगा, यानी कि नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग की डेट है वो आपकी 26 सितंबर से लेकर के रहेगी 9 अक्टूबर तक। लेकिन 2 दिन छुट्टी रहेगा, 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगा ड्यू टू गांधी जयंती, ठीक है। 2 दिन आपका छुट्टी रहेगा और इतने बाकी किसी भी दिन आप अपने नोडल सेंटर पे रिपोर्टिंग कर सकते हो। रिपोर्टिंग करने के बाद वहीं पे आपको एडमिशन लेना है, वहीं पे आपको एडमिशन की फ़ीस जमा करनी है और वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी जमा होंगे। दोनों आपका नोडल सेंटर पे ही होगा, कॉलेज पे नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आप डेट समझ गए, फीस भी आप समझ गए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं इसके मामले में, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लग गया। अब हम एक एक करके रूल्स की बात करते हैं। टोटल राउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल राउंड होते हैं आपके 4। टोटल राउंड होते हैं 4, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। राउंड 3 को हम कहते हैं मॉप अप राउंड और राउंड 4 को हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी। कभी कभी स्ट्रे वैकेंसी में भी 2 राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी 1, स्ट्रे वैकेंसी 2, ठीक है। अच्छा, और हर एक राउंड के अपने अलग अलग नियम है। अगर हम बात करें राउंड 1 की, रूल्स ऑफ राउंड 1, राउंड 1, अगर हम राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 में क्या होता है कि आपने कॉलेज भरे और आपको कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज मिलने के बाद अगर आप कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी कि यस
एक्सेप्ट कर लेते हो, और एक्सेप्ट करने के बाद आप नोडल सेंटर पे जाते हो और एडमिशन ले लेते हो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप रिजेक्ट कर देते हो, यानी कि नहीं एडमिशन लेते हो, नो एडमिशन, दोनों ही केस में, चाहे आप एडमिशन लो या ना लो, कॉलेज मिलने के बाद आप एडमिशन लो, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। यानी कि आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, बिना किसी नुकसान के कॉलेज को छोड़ सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? बिना किसी नुकसान के कॉलेज को छोड़ सकते हो, राउंड 2 में जा सकते हो अगर आपको कॉलेज मिल गया। और कॉलेज नहीं मिला, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ऐसा भी होगा कॉलेज नहीं मिला, तो बिना कोई पैसा खर्च किए आप राउंड 2 में जा सकते हो। ये वाले लोग भी बिना कोई पैसा खर्च किए राउंड 2 में जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इन लोगों की जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और नोडल सेंटर पे जाके एडमिशन ले लिया। अब इनके साथ पहली कंडीशन, या तो वही कॉलेज फिक्स कर लें, आगे का कुछ ना सोचें। इनके साथ दूसरी कंडीशन, बेहतर कॉलेज की तलाश में रहें, बेहतर कॉलेज की तलाश में, यानी कि अपग्रेड करें। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेती हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। बेहतर कॉलेज की तलाश में रहे तो अपग्रेड करें, अपग्रेड करने के बाद वो राउंड 2 में जा सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए। ठीक है, और वो जो पहले उन्हें कॉलेज मिला है वो भी फिक्स रहेगा, वो भी कहीं नहीं जाएगा। राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं तो वो वाला कॉलेज तो रहेगा ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन, अगर वो नोडल सेंटर पे एडमिशन लेने के बाद रिजाइन करते हैं, रिजाइन, तो उस केस में उनके पूरे पैसे काट लिए जाएंगे, पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे। बात समझ में आते हैं? पैसे रिफंड नहीं होंगे। हाँ, रिजाइन देने का एक नियम है, रिजाइन देने का एक नियम है, एक रूल है। अगर वो रिजाइन देते हैं, अगर वो रिजाइन देते हैं इस बीच, मैं आपको बताती हूँ, अगर वो रिजाइन देते हैं राउंड 2 स्टार्ट होने के, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग, सॉरी, राउंड 2 चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से 48 आवर्स पहले, 48 आवर्स बिफोर, तो उन्होंने जितना भी एडमिशन का पैसा दिया होगा उसमें से 1000 माइनस हो जाएगा और बाकी पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। यानी कि रिज़ाइन का रूल है, अगर रिज़ाइन आप बाद में देते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिज़ाइन अगर आप राउंड 1 में कॉलेज मिला है तो राउंड 2 शुरू होने से 48 घंटे पहले अगर आप रिज़ाइन दे देते हो तो उस केस में 1000 कट के बाकी पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये है राउंड 1 के नियम कानून, समझ लीजिए। फ्री एग्जिट है, लेकिन फ्री एग्जिट के साथ साथ कुछ नियम कानून भी है, ध्यान से समझ लीजिए। अगला बात करते हैं राउंड 2 की, राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में आपने क्या किया, कॉलेज भरा और कॉलेज मान लेते हैं आपको मिल गया। इसके बाद 2 चीज़ हो सकता है, या तो आप कॉलेज एक्सेप्ट कर लो या फिर आप क्या कर दो, कॉलेज रिजेक्ट कर दो। अगर आप कॉलेज रिजेक्ट कर देते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी और राउंड 3 में जाने के लिए आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी और प्लस रजिस्ट्रेशन फीस आपको दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप रिजल्ट करते हो अगेन आपको देना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा। यानी कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, फ्री एग्जिट नहीं है राउंड 2 में, फ्री एग्जिट नहीं है। अगर बिना किसी नुकसान के आप कॉलेज छोड़ पाते तो उसे हम फ्री एग्जिट कहते हैं, लेकिन यहाँ नुकसान हो रहा है कॉलेज छोड़ने पे तो आप इसे फ्री एग्जिट नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन कि आपने यही कॉलेज फिक्स कर लिया। दूसरी कंडीशन, आपने क्या किया, आप बेहतर की तलाश में हो और आपने क्या किया, अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड कर दिया। तो आपका ये कॉलेज तो बना रहेगा, अगर बेहतर कॉलेज मिल पाया तो ठीक, नहीं तो ये वाला कॉलेज तो बना रहेगा। तीसरा, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद आप नोडल सेंटर पे गए, आपने फीस भी जमा कर दी और उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, इस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो किसी भी वजह से। आप इस कॉलेज को क्या करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, रिजाइन देना चाहते हो। तो रिजाइन अगर आप राउंड 3 स्टार्ट होने से
राउंड 3 स्टार्ट होने से 48 आवर्स पहले तक दे देते हो, 48 आवर्स पहले तक दे देते हो, तो आपके 1000 रुपये माइनस होंगे और बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा, बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी एडमिशन फीस तो वापस मिलेगी, मतलब जो आपने फीस जमा की होगी वो वापस मिलेगी, लेकिन सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी मनी आपकी खत्म हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। और आपको राउंड 3 में जाना है तो दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सिक्योरिटी मनी और दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस आपको दोबारा से देना पड़ेगा। समझ गए? यानी अगर आप किसी भी वजह से राउंड 2 में कॉलेज मिला और छोड़ देते हो तो सिक्योरिटी मनी आपकी गई हाथ से। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला, नो कॉलेज अलॉटेड, तो वो फ्री में क्या कर सकता है, राउंड 3 में जा सकता है बिना कोई पैसा दिए। अगर उसने एक बार पैसा दे रखा है और उसको कॉलेज नहीं मिला अभी तक, तो 3 में आराम से जा सकता है बिना कोई पैसा दिए। अब बात करते हैं राउंड 3 के रूल्स की। राउंड 3 के नियमों की अगर हम बात करें तो राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट करके आप फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे अपग्रेड नहीं होता, और ना ही यहाँ पे रिजाइन आप दे सकते हो। आपको कॉलेज मिला है तो आपको फिक्स ही करना पड़ेगा। ठीक है। आप छोड़ देते हो, अगर आप रिजेक्ट कर देते हो मतलब कि कॉलेज छोड़ देते हो, तो आपने जो भी पैसे दे रखे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी मनी हो या एडमिशन की फीस, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। और अगले राउंड में जाने के लिए दोबारा सिक्योरिटी मनी, दोबारा फीस आपको देनी पड़ेगी पूरी की पूरी। अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो वो जा सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में, लेकिन यहाँ पे 2000 रुपये दोबारा से उसे देने पड़ेंगे। 2000 रुपये दोबारा से देने पड़ेंगे, भले उसे कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए दोबारा से 2000 रुपये लगते हैं। स्टे वैकेंसी में भी 2 राउंड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। स्टे वैकेंसी में 2 राउंड होता है, स्टे वैकेंसी 1, स्टे वैकेंसी 2। ठीक है। तो आपको 1 वाले में पैसे देने हैं, 1 वाले में 2000 देने हैं, और इसी में आपका 2 वाला भी हो जाएगा। अगर आपको 1 में सीट नहीं मिली तो आप 2 में जा सकते हो। ठीक है, बिना कोई अगला फीस दिए। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स की। स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स की अगर हम बात करें तो स्टे वैकेंसी फर्स्ट होता है और दूसरा होता है स्टे वैकेंसी सेकंड। तो चाहे आपको कॉलेज मिला हो, इसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वही एलिजिबल है। जिसको कॉलेज मिल गया था वो एलिजिबल नहीं है। बात समझ में आई? वो एलिजिबल नहीं है। जिसको कॉलेज मिल चुका है पहले किसी भी राउंड में, वो एलिजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ वो जा सकते हैं जो इनको कॉलेज नहीं मिला था, और इसमें जाने के लिए 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। ठीक है, ये तो लगनी ही लगनी है। अगर किसी ने पहली बार वो स्टे वैकेंसी राउंड में आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया था, अगर वो पहली बार स्टे वैकेंसी में आ रहा है, तो उस केस में 2000 प्लस 20,000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज और 2000 प्लस 50,000 फॉर प्राइवेट कॉलेज। अगर कोई न्यू बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यू स्टूडेंट जिसने अभी तक किसी राउंड में नहीं गया था, वो नया पहली बार स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको पूरे पैसे देने होंगे। और जिसने पहले पार्टिसिपेट कर रखा था, उसको कॉलेज नहीं मिला है, उसको सिर्फ 2000 देने होंगे। और स्टे वैकेंसी राउंड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आप डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते, ना ही आप कोई चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, यानी जो चीज़ आपने स्टे वैकेंसी राउंड 1 में किया है, वही चीज़ 2 में भी वैलिड रहेगी। ना आप चॉइस फिलिंग दोबारा कर पाओगे, ना दोबारा रजिस्ट्रेशन। कोई अगर ऐसा सोचे स्टे वैकेंसी 2 में हम डायरेक्ट एंट्री मारें, तो नहीं मार सकते, कितने भी पैसे लगा लो। रूल यही है। ठीक है। और एक बात, कई लोग बैन के रूल्स पूछते हैं कि बैन से रिलेटेड क्या रूल है, क्या आयुष में बैन होता है? तो आंसर है नहीं। आयुष में आप बैन नहीं किए जाते हो।
ठीक है। आयुष में बैन नहीं होता, बैन होता है MBBS BDS में। चाहे आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाओ, चाहे आप 1 2 3 राउंड में जाओ, किसी में भी बैन आप नहीं होते हो, बैन नहीं होते। हाँ, ये होता है कि आपके पैसों का नुकसान हो सकता है अगर आप कॉलेज छोड़ो, पैसे का नुकसान होगा अगर आप कॉलेज छोड़ोगे, बॉन्ड फीस वगैरह चुकानी पड़ेगी अगर आप कॉलेज बाद में छोड़ते हो। लेकिन ऐसा कहा जाए कि अगले साल बैन हो जाओगे तो आयुष के किसी भी कोर्स में बैन के नियम अप्लाई नहीं होते हैं। यानी आप आयुष के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लो, कभी भी उसे छोड़ दो तो आपको पैसे का नुकसान होगा, बॉन्ड फीस भरनी पड़ेगी, पूरी फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन आप बैन नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि अगले साल आपको रोक दिया जाएगा, आपको बैन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप पूरी बात समझ गए हो। यही सारे रूल्स हैं काउंसलिंग के। आई होप आपको सारे रूल समझ में आ गए हैं। हर एक राउंड का मैंने नियम कानून आपको बता दिया। अब अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए होगा कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी, और प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो चाहिए होगा कि मैम हमें कॉलेज कैसे भरने चाहिए, तो उसके लिए आप कॉमेंट करिएगा, इस पर आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो इस नंबर पर संपर्क करिए 8957391589। या अगर आप फ्री गाइडेंस हमसे चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिए और हमारी वीडियोस देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और कमेंट में भी सबका रिप्लाई मिल रहा है। जो लोग वास्तव में फंसे हुए हैं, वास्तव में उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ लोग होते हैं नहीं ज़्यादा जानकार होते, नहीं समझ पाते या कहीं फंस जाते हैं जा करके, उस केस में नंबर का इस्तेमाल करिए। और नंबर पर हमारे पास ज़्यादातर फ्रॉड कॉल्स या ऐसी चीज़ें ना आए जो अननेसेसरी कॉल्स हैं, इसलिए हमने 200 की पेमेंट रखी हुई है ताकि वास्तव में जिसे डाउट है वो ही हमें कांटेक्ट करे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट देके आप हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हो। ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको वास्तव में डाउट हो, वही इसका इस्तेमाल करे। बाकी छोटा मोटा डाउट है जो कमेंट पे सॉल्व हो सकता है, वीडियो से सॉल्व हो सकता है, तो उसको आप फ्री में सॉल्व करवा सकते हैं कमेंट में और वीडियोस के थ्रू। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में फंसे हुए हैं। और पेमेंट डिसाइड इसलिए की है ताकि फालतू कॉल्स 2-2 मिनट के लिए, छोटे छोटे डाउट्स के लिए हमारे पास ना आए, राइट। तो क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं है ना कि इतने सारे बच्चों का कॉल्स हम अटेंड कर पाएँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम आपके कमेंट के थ्रू ही वीडियो बनाते हैं। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।